हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश एक बार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एसपी शुक्ल एजुकेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यूपीपीसीएस 2020 और आरओ के लिए वैकेंसी आ गई। आप लोगों ने शायद अब तक फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा। तो आरओ और यूपीपीसीएस के लिए आज से एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी। ठीक, यानी कि भूगोल। ठीक है, भूगोल अपने आप में एक ऐसा विषय है, आप एग्जाम चाहे कोई भी देने जा रहे हो, यूपीपीसीएस का या आरओ, अगर जीएस के सेक्शन में किसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तो वो भूगोल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है, हालांकि सिलेबस भी ठीक ठाक है इसका, मतलब बहुत छोटा नहीं है, लंबा चौड़ा है। तो आज से हम इसकी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, भूगोल, तो आज ये भूगोल की हमारी इंट्रो क्लास होगी। आज से हम रेगुलर नियमित रूप से इस क्लास को करेंगे और पूरी की पूरी भूगोल विद प्रैक्टिस विद असाइनमेंट पूरी करेंगे। ओके, अच्छा, भूगोल की अगर हम बात करें तो ये एक शब्द है जियोग्राफी। शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी एक्चुअली, अब हम लोग भूगोल शुरू कर रहे हैं, भूगोल का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, भूगोल का बैकग्राउंड क्या है उसे थोड़ी सी समझ लेते हैं। उसके बाद हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे इसके, उसके बाद किसी एक यूनिट से शुरुआत करेंगे। अच्छा, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्लास एकदम बेसिक से टॉप क्लास की होगी। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करनी है, तो वहीं से क्लास शुरू होगी। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफो। जियो का मतलब है, जियो का मतलब है अर्थ, और ग्राफो का मतलब है एक्सप्लेनेशन। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफो का मतलब है एक्सप्लेनेशन। अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का मतलब पृथ्वी है, और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका मतलब है वर्णन। यानी कि अगर भूगोल की परिभाषा को देखा जाए इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर, तो भूगोल विज्ञान की वह शाखा है, भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन अथवा पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा। कहानी समझ में आ गई? सिंपल सी अवधारणा, सिंपल सा लॉजिक है। ज्योग्राफी जिन दो शब्दों से मिलकर बनी है, उन दो शब्दों के अर्थों के आधार पर भूगोल की परिभाषा को अगर परिभाषित किया जाए तो भूगोल विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाएगी। क्लियर? अच्छा, ये जो भूगोल की परिभाषा है, इनके शाब्दिक अर्थ के आधार पर, और ये जो हमारी भूगोल की परिभाषा है वो आज की मॉडर्न ज्योग्राफी की परिभाषा को परिभाषित नहीं करती, यानी कि आधुनिक भूगोल को परिभाषित नहीं करती।
इस परिभाषा का वर्चस्व हुआ करता था आज से 16वीं सदी के आसपास। कब की बात? 16वीं सदी के आसपास, यानी कि तब की हम बात कर रहे हैं जब भूगोल कोई स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। आज जैसे हम भूगोल को एक स्वतंत्र रूप में पढ़ रहे हैं, एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, 16वीं शताब्दी के आसपास भूगोल कोई स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था। भूगोल की अवधारणाओं को हम ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं थे, जानते थे, लेकिन भूगोल के प्रोस्पेक्टस से नहीं जानते। ठीक, तो भाई इनकी अवधारणाओं को हम किस प्रोस्पेक्टस से जानते थे? भूगोल की सभी लगभग अवधारणाओं को हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जानते थे। किसके अंतर्गत? ज्योतिष शास्त्र। नाम सुना होगा आपने इस शास्त्र का। अभी रिलेट करने की मैं कोशिश करूंगा तो आप समझना कि कैसे ये ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ। मैंने ये कहा कि भूगोल की अवधारणाओं को पहले 16वीं सदी के आसपास हम स्वतंत्र विषय के रूप, जिसे आज हम भूगोल के नाम से जान रहे हैं, इस विषय के रूप में नहीं अध्ययन करते थे। इन सभी अवधारणाओं का अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत करते थे। जैसे सिंपल सा उदाहरण अगर मैं दूं तो कभी हमने अगर या आपने कभी अपनी हथेली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाया होगा या किसी को दिखाते हुए देखा होगा, तो वो कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा होता। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे वो बोल रहा होता है कि आपके बुध ग्रह की दशा अच्छी नहीं चल रही। वो कुछ ऐसे कह रहा होता है कि आपका शनि नहीं सही है, या शनि, वो कह रहा होता है कि मंगल की दशा सही नहीं चल रही। यानी कि मैंने एक उदाहरण दिया है कुछ 3 शब्द से। इन शब्दों की अगर हम बात करें तो इसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषाचार्य का प्रयोग कर रहा था, है ना। और आज की डेट में हम इन शब्दों को कहां पे पढ़ रहे हैं? भूगोल में पढ़ रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जो मॉडर्न वर्जन, एक्सटेंडेड रूप, वही आज भूगोल के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में जाना जाता है, भूगोल के रूप में जाना जाता है। यहीं से भूगोल का उदय होता है। और भूगोल का जब उदय होता है तो भूगोल के शाब्दिक अर्थ पे इसकी परिभाषा को हमने परिभाषित करा कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय की जो अवधारणा है वो क्या है? वो ये है कि भूगोल में आज हम केवल पृथ्वी का अध्ययन नहीं करते, अपितु भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी और पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते। वर्तमान समय में हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सब जीवधारी तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते। अब इनके बीच के अंतर संबंध कहने का मतलब क्या है? तो ध्यान से समझना। भूगोल के अंतर्गत हम वायुमंडल को भी पढ़ते हैं, जलमंडल को भी पढ़ते हैं, स्थलमंडल को भी पढ़ते हैं। ये जो जलमंडल है, स्थलमंडल है और वायुमंडल है, ये तीनों अलग अलग रूपों में, इन तीनों के बीच में वो रिलेशन जनरेट करते, अंतर संबंध को स्थापित। बात समझ में है? अब मैं ये कहूं कि बिना वायुमंडल के मनुष्य या पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवधारी बिना वायुमंडल के क्या पृथ्वी से संबंधित होगा? तो आंसर है नहीं होगा। वायुमंडल जब तक उपस्थित नहीं होगा तब तक पृथ्वी तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य घटक जैसे जीवधारी, इनके बीच में कोई अंतर संबंध या कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाए। तो इनको स्थापित करने का काम, इनके संबंध को स्थापित करने का काम वायुमंडल करेगा।
जल मंडल करेगा, स्थल मंडल करेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब एक बात, तो आधुनिक परिभाषा इसकी क्या बनती है, इसकी आधुनिक डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी आधुनिक डेफिनेशन यह बनती है, भूगोल विज्ञान की वह शाखा है, भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? भूगोल जब धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ रहा, उस समय की डेफिनेशन हमने देख ली। आज वर्तमान समय में इसकी हमने डेफिनेशन देख ली। अब अगर भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें, विषय वस्तु की बात करें, अगर विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें, यानी कि जिसे आप सिलेबस कह रहे हो, उनकी अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ खंडों के आधार पर या पूरी भूगोल को कुछ खंडों में विभाजित करके हम लोग पढ़ेंगे। भूगोल को सामान्य तौर पे अगर बांटा जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। पहला इसका एक सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल। दूसरा, विश्व का भौतिक भूगोल। विश्व का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल। तीसरा एक सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ये जो भौतिक भूगोल हमने विश्व का पढ़ा और भारत का पढ़ा, इन्हीं का मानचित्रण, यानी कि चौथा जो सेक्शन है मानचित्र का। और इस मानचित्रण में हम महाद्वीप को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, महाद्वीप। इन महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो कुल हम किसे किसे पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इनका भौतिक विभाजन हम लोग विकृत करेंगे, इनके बारे में। तो सामान्य भूगोल की अगर हम बात करें तो सामान्य भूगोल में सामान्यतः हम कॉस्मोस को पढ़ेंगे, यानी कि ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के अंतर्गत सामान्य रूप से हमें पढ़ना क्या है? पहली चीज, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड कैसे बना, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसके बाद आगे सौरमंडल को पढ़ेंगे। सौरमंडल को पढ़ेंगे। सौरमंडल में हम तारा, ग्रह, उपग्रह, इन ग्रहों में एक ग्रह है हम पृथ्वी। तारों में एक तारा है स्पेशल, इसको हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे सूर्य। कुछ अन्य ब्रह्मांडीय घटकों के बारे में पढ़ेंगे,
जैसे उल्का पिंड, उल्का उल्का पिंड के बाद हम कुछ और घटक भी पढ़ेंगे, पुच्छल तारा, इतनी सारी चीजें हमें कहां पढ़नी है, ब्रह्मांड में। विश्व के भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो विश्व के भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे सामान्यतः पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना, इसी में हम पढ़ेंगे वायुमंडल, इसी में हम पढ़ेंगे जलमंडल। भारत के भौतिक भूगोल में सामान्य रूप से भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक, अवस्थिति तथा विस्तार सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे। इसमें हम नदी पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में, पर्वत पढ़ेंगे, पास पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमें भूगोल के दृष्टिकोण से पढ़ना है। क्लियर? यहां तक अगर हमें बात समझ में आई कि क्या पढ़ना है, तो इसमें हमारा एक टॉपिक आज से हम लोग शुरू करेंगे सामान्य भूगोल से, कॉस्मोस, यानी कि ब्रह्मांड। ठीक है, आइए। इसके बारे में जानना है, ब्रह्मांड, कॉस्मोस। अब समझना जरा, ब्रह्मांड के बारे में अगर हम शुरू करें तो ब्रह्मांड शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सा लॉजिक समझ ले, कुछ ज्योग्राफर भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दिया गया। एक ज्योग्राफर का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो ध्यान दीजिएगा, क्लैडियस टॉलमी। क्या नाम है भाई इनका? क्लैडियस टॉलमी। ये कहां के थे? ये यूनानी मिस्र सभ्यता के थे, यूनानी मिस्र सभ्यता के थे। क्लैडियस टॉलमी ने 140 एडी में, 140 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक थ्योरम। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक थ्योरम। इसको सामान्य रूप से हिंदी में कहते हैं भूकेंद्रित सिद्धांत, भूकेंद्रित सिद्धांत। इसे हम किस नाम से जानते हैं? भूकेंद्रित सिद्धांत। अब समझना, इन्होंने सिद्धांत क्या था, इनका पर्पस क्या बताना चाहते? इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है तथा अन्य सभी खगोलीय पिंड, इनफैक्ट सूर्य भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा। समझ में आए? एक बार फिर से सुनिएगा। क्लैडियस टॉलमी ने जो अपना सिद्धांत दिया, भूकेंद्रित सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरम, उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कौन है। तो इन्होंने इसमें यह बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु
पृथ्वी है तथा सभी खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ इस तरीके से इन्होंने अपना थ्योरम दिया। ये अगर संपूर्ण ब्रह्मांड है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है तथा सभी खगोलीय पिंड के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा। इनफैक्ट सूर्य भी इसके चारों तरफ घूम। अच्छा, तत्कालिक समय में यह सिद्धांत इनका सही साबित हुआ। तत्कालिक समय में यह सिद्धांत इनका सही साबित हुआ, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय की यह अवधारणा क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, गलत हो गई। तत्कालिक समय पे सही कैसे हो गई? तत्कालिक समय पे सही तब हो गई जब इनकी अवधारणा को गलत करने वाला या किसी दूसरी सही अवधारणा को देने वाला नहीं था, तब इनकी अवधारणा सही। अब इनका सिंपल सा लॉजिक था। सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई हम अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य हमारे सामने होता है, मान लो पूरब दिशा में। सूर्य हमारे कहां था? सामने। हमारे आसपास का जितना भी एनवायरमेंट था वो सारा का सारा हूबहू शाम तक वैसे ही बना रहा, लेकिन शाम तक एक परिवर्तन हो गया। परिवर्तन वो ये हुआ कि जो सूर्य सुबह हमारे सामने था वही सूर्य अब सुबह से लेकर शाम तक कहां तक चला गया? पीछे चला गया। बाकी सारी चीजें हमारे लिए वैसे ही बनी रही। तो एक सिंपल सी लॉजिक ये निकल के आई कि भैया हम तो वहीं पे हैं, हमारे आसपास की चीजें भी वहीं पे हैं, लेकिन सूर्य जो सुबह में सामने था अब वो कहां हो गया? पीछे हो गया। यानी कि इस लॉजिक के बिहाफ पे उन्होंने ये बोला कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है तथा सभी खगोलीय पिंड, इनफैक्ट सूर्य भी इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लग रहा है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि भू केंद्रित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया? तो इसका आंसर है क्लैडियस टॉलमी ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार किसने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में पृथ्वी? तो इसका आंसर है क्लैडियस। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, उस समय की तत्कालिक यह अवधारणा सही रही, लेकिन 1543 में आकर यह अवधारणा गलत हुई। कब आके गलत हुई? 1543। 1543 एडी में यह अवधारणा आके क्या हो गई? गलत हो गई। 1543 एडी में एक जोग्राफर आए, निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम है भाई इनका? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने एक थ्योरम दिया, एक सिद्धांत दिया, कंसेंट्रिक थ्योरम। कंसेंट्रिक थ्योरम, इसी को हिंदी में बोलते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या बोला गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्लियर? अब सूर्य केंद्रित सिद्धांत जब प्रतिपादित इन्होंने किया तब जाके 140 एडी में दी गई क्लैडियस टॉलमी जी की थ्योरम या सिद्धांत, जियोसेंट्रिक भू केंद्रित सिद्धांत, गलत साबित हो। कैसे हुई? 1543 में इन्होंने यह कहा कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है तथा सभी खगोलीय पिंड, इनफैक्ट पृथ्वी भी इसके चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा। क्लियर? तो दो सिद्धांत हमने देखे, एक हमने क्लैडियस टॉलमी भू केंद्रित सिद्धांत और दूसरा निकोलस कोपरनिकस कंसेंट्रिक थ्योरम। अब एक बात, ये कंसेंट्रिक थ्योरम या सूर्य केंद्रित सिद्धांत इतना पॉपुलर हुआ, इसने जो भूगोल की मूल अवधारणा थी उस मूल अवधारणा को इसने क्या कर दिया? बदल दिया।
इतना बड़ा चेंज हुआ कि इस सिद्धांत को निकोलस कोपरनिकस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। निकोलस कोपरनिकस क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को किस नाम से जाना गया? निकोलस कोपरनिकस या कोपरनिकस क्रांति के नाम से जाना गया। निकोलस कोपरनिकस रेवोल्यूशन या क्रांति के नाम से जाना गया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ठीक, यहां तक अगर बात समझ में आई तो अब एक बात समझो। 1805 में 1543 में यह थ्योरम आया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। 1543 से 1805 तक ये सही रही। 1805 में एक और भूचाल आया। वो तब आया जब 1805 में विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड को देखकर यह बताया कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, अपितु ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से सौरमंडल का केंद्र बिंदु। इसका सौरमंडल का केंद्र बिंदु। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बता दो। किसने बताया? विलियम हर्शेल। इन्होंने क्या कहा कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से का केंद्र बिंदु, और उस छोटे से हिस्से को ही आज की डेट में क्या बोला जाता है? सौरमंडल। तो सूर्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि सौरमंडल का केंद्र बिंदु, सौरमंडल का केंद्र बिंदु। क्लियर? अब आते हैं, बहुत देर से हम लोग ब्रह्मांड ब्रह्मांड किए जा रहे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में ये है, ब्रह्मांड के केंद्र में वो है। तो अब पहले यही समझ लें कि ब्रह्मांड है क्या। ठीक, तो हमारी जो पहली यूनिट है सामान्य भूगोल में, कॉस्मोस, जिसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, यहां से हम शुरू करेंगे। इसी ब्रह्मांड को हम कहते हैं कॉस्मोस। क्लियर? आप समझ कि ब्रह्मांड है क्या। पहली चीज तो हमें क्या जाननी है? ब्रह्मांड क्या है। तो जब भी कभी ब्रह्मांड शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में एक फ्रेम बन रहा होता है कि एक स्पेस है, अंतरिक्ष समेत एक स्पेस है जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। एक्चुअली जो हमारी विजुअलाइजेशन है, जितनी दूर तक हम सोच सकते हैं, जितनी दूर तक हम देख सकते हैं, वो संपूर्ण भाग ब्रह्मांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड एक छोटा सा हिस्सा है। अब ये ब्रह्मांड का अंदाजा कैसे लगेगा, ब्रह्मांड क्या है? तो अब ऐसे समझ लेना, अगर इसी को परिभाषित किया जाए किताबी शब्दों में, तो लगभग 100 अरब से भी अधिक, लगभग 100 अरब से भी अधिक, लगभग 100 अरब से भी अधिक आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को, आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप, आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर? अब ये किताबी भाषा में इसके डेफिनेशन, अगर इसकी डेफिनेशन आमतौर पे समझी जाए तो इसके डेफिनेशन को ऐसे बोला जा सकता है कि एक सूक्ष्म कण से लेकर, यानी कि एक छोटे से कण से लेकर
विशालकाय खगोलीय पिंड तथा महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिएगा। एक सूक्ष्म कण से लेकर विशालकाय खगोलीय पिंड तथा महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को किसकी संज्ञा दी जाती है? ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? अब इसमें हमने एक बात समझी कि आकाश गंगा नाम का कुछ है जिससे मिल करके किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण। तो अगर ब्रह्मांड को समझना है तो आकाश गंगा को समझ ले, ब्रह्मांड समझ आ जाएगा। सही है? तो आइए आकाश गंगा को समझते। अब समझना जरा, एक लाइन में समझ आ जाएगी आकाश गंगा क्या। आकाश गंगा कुछ और नहीं है, ये एक ऐसा आकाशीय क्षेत्र है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें 100 अरब से भी अधिक तारे तथा अन्य खगोलीय पिंड पाए। एक ऐसा स्पेस है जिसमें 100 अरब से भी अधिक तारे तथा अन्य खगोलीय पिंड सम्मिलित स्वरूप में पाए। क्या कहलाती है? आकाश गंगा। अब इन्हीं जैसी 100 अरब से भी अधिक आकाश गंगाओं को अगर मिला दिया जाए तो वही सारी आकाश गंगाएं सम्मिलित स्वरूप में ब्रह्मांड के नाम से जानी जाए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? तो आकाश गंगा के बारे में हमने समझा कि यह एक ऐसा स्पेस है, यह एक ऐसा आकाशीय क्षेत्र है, जिसमें 100 अरब से भी अधिक, 100 अरब से अधिक, जिसमें 100 अरब से भी अधिक तारे तथा अन्य खगोलीय पिंड पाए जाते, तथा अन्य खगोलीय पिंड पाए जाते। ठीक। अब एक आकाश गंगा के अगर हम साइज की बात करें तो एक आकाश गंगा का साइज लाइट ईयर में होता है। कितने में होता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में लगभग होंगे। बात समझ में आई? 9.4 × 10⁻13 किलोमीटर एक आकाश गंगा का मिनिमम रेडियाई है। तो आप अंदाजा लगाओ कि 100 अरब से भी अधिक आकाश गंगाओं का साइज ब्रह्मांड के साइज के समतुल्य। हालांकि कुछ सिद्धांतों के आधार पे अभी भी यह प्रूव किया गया, यह अवधारणाएं सामने लाई गई कि ब्रह्मांड का साइज स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, वो लगातार अभी भी क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो ब्रह्मांड को या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को वर्तमान समय में सबसे सटीक समझाने का काम करा है जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंटेयर। आ जाना भाई। अब समझते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति। डेफिनेशन हमने जान ली, ब्रह्मांड क्या है। आगे हमें जानना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक समझना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वर्तमान समय की सबसे सही अवधारणा जो दी गई है, सबसे सही संकल्पना जो दी गई है, वो दी गई है जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। जॉर्ज लेमेंटेयर।
टेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के एक पादरी हुआ करते थे। बेल्जियम के क्या थे भैया? पादरी थे। पादरी के साथ साथ ये बेल्जियम के एक भूगोलवेत्ता भी थे। भूगोलवेत्ता। इनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है महाविस्फोट संकल्पना। महाविस्फोट महाविस्फोट संकल्पना। इस महाविस्फोट संकल्पना के माध्यम से इन्होंने वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सही व्याख्या करने की कोशिश करी। हालांकि इससे भी पहले बहुत सारे जोग्राफर ने, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में संकल्पनाएं दी। उनमें कुछ मुख्य तौर पर जिनका नाम लिया जाता है वो है, वो संकल्पनाएं हैं साम्यावस्था संकल्पना, साम्यावस्था संकल्पना, दूसरी है दोलन संकल्पना, संकल्पना, दोलन संकल्पना। ठीक। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ये संकल्पनाएं वर्तमान समय की ब्रह्मांड की उत्पत्ति को की व्याख्या करने में असफल रही। वर्तमान समय की सबसे सफल जो संकल्पना है वह जॉर्ज लेमेंटेयर की संकल्पना, जिसे महाविस्फोट संकल्पना या इसी को बिग बैंग थ्योरम के नाम से जाना, इसी को बिग बैंग के नाम से जानते। अब ये बिग बैंग थ्योरम क्या थी इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, चलो। महाविस्फोट संकल्पना, महाविस्फोट संकल्पना। महाविस्फोट संकल्पना से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महाविस्फोट संकल्पना किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो ये है कि महाविस्फोट संकल्पना किसके द्वारा दी गई या इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंटेयर। अब ये महाविस्फोट संकल्पना तब आई जब आइंस्टीन के द्वारा एक इक्वेशन था E = mc² दे दिया। अब समझना, ये इसी E = mc² इक्वेशन पर आधारित संकल्पना है। E = mc² जो इक्वेशन है वो ये बताती है कि किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा किसी भी ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को अपना आधार बना के इन्होंने अपनी संकल्पना दी। इन्होंने ये कहा कि आज वर्तमान समय में इतनी भारी भरकम क्षेत्र में फैला हुआ जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में फैला हुआ जो असीमित द्रव्यमान है, वह असीमित द्रव्यमान पहले कभी किसी ऊर्जा के बिंदु के रूप में केंद्रित था। यानी कि आज वर्तमान समय में ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान स्थित हैं, द्रव्यमान पाए जाते हैं, वो सारे द्रव्यमान पहले कभी ऊर्जा के रूप में किसी एक बिंदु पर केंद्रित थे। इन्होंने यही कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रव्यमान किसी बिंदु पर ऊर्जा के रूप में केंद्रित, ऊर्जा के रूप में केंद्रित इस बिंदु को बोला गया पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। क्या बोला गया इसे? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी।
इन्होंने ये कहा कि अगर इतना सारा द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में इस बिंदु पर केंद्रित है तो इसमें द्रव्यमान कितना समाहित था, लगभग इन्फिनिटी, लगभग असीमित। दूसरा, असीमित द्रव्यमान एक तुच्छ से आयतन में केंद्रित, यानी कि इसका वॉल्यूम या आयतन लगभग क्या है, 0। अब इसका द्रव्यमान अगर इन्फिनिटी है और वॉल्यूम इसका 0 है तो इसका मतलब यह है कि इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी लगभग हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर डेंसिटी लगभग इसकी इन्फिनिटी हो गई और वॉल्यूम इसका लगभग 0 हो गया तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर इन्फिनिटी रहा। क्लियर? अब सुनना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इतना सारा द्रव्यमान इतने सारे तापमान पर अगर किसी बिंदु पर केंद्रित है तो इस बिंदु में तापमान, घनत्व तथा द्रव्यमान या आयतन में सामंजस्य ना बना पाने के कारण इस बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हो गया। इस बिंदु में क्या हो गया, आकस्मिक विस्फोट। बिंदु में होने वाले आकस्मिक विस्फोट के परिणाम स्वरूप बिंदु जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ था, जो ऊर्जा के रूप में केंद्रित था, वो ऊर्जा का फॉर्म द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया। इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में होने वाला आकस्मिक विस्फोट के परिणाम स्वरूप कुछ मौलिक कण, जिन्हें हम वर्तमान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही मिलकर के परमाणु का निर्माण करते हैं और यही परमाणु मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं। यही अणु मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसी पदार्थ के निर्माण होने से ब्रह्मांड की या सृष्टि की संरचना। यही पदार्थ जब अधिक मात्रा में समूहित होते हैं तो यही पदार्थ आगे चलकर विशालकाय चट्टानी रूप धारण करेगा, जिसे सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जाना जाए, या इसी को हम कहेंगे रॉक। पदार्थों के समूहन से ही क्या बनेगी, रॉक, यानी कि चट्टान। इन्हीं चट्टानों के समूहन से ही बना खगोलीय पिंड। इन्हीं से क्या बनेगा भाई, खगोलीय पिंड। और यही वो खगोलीय पिंड है जिनमें सूर्य भी है, पृथ्वी भी है तथा अन्य ग्रह और उपग्रह भी। क्लियर? तो यहां से ब्रह्मांड की सृष्टि होती, ब्रह्मांड की संरचना, निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती। अब एक बात समझना, अभी मैंने कुछ समय पहले एक बात बोली थी कि ब्रह्मांड का साइज यानी कि आकार निश्चित नहीं है, वो क्या कर रहा है, लगातार फैल। अब लगातार फैल क्यों रहा है, इस बात को इस लॉजिक से समझते हैं। समझना जरा, एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा का साधारण सा मतलब यह होता है कि जिस भी पिंड के पास जितनी गतिज ऊर्जा होगी उसमें उतनी ज्यादा गति करने की क्षमता होगी, या उलट के मैं बोलूं कि जिसमें जितनी गति करने की क्षमता होगी उस पिंड में उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा। अब एक बात यहां से एक बात समझी जा सकती है कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यही ना। यानी कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान जा रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। क्लियर? अब एक बात, यहां से जो पिंड ब्लास्ट कर विस्फोट हुआ है उससे निकलने वाले जो पिंड है उनका द्रव्यमान क्या है, बहुत अधिक। अब निकलने वाले पदार्थों का द्रव्यमान अगर बहुत अधिक है तो की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। अब एक बात बता, इस प्रक्रिया में बहुत सारे खगोलीय पिंड बने। इन खगोलीय पिंडों का द्रव्यमान बहुत अधिक है। इन खगोलीय पिंडों का अगर द्रव्यमान बहुत अधिक है
कि गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा। अब अगर गतिज ऊर्जा इनकी बहुत ज्यादा तो द्रव्यमान इंफिनिटी था, तो गतिज ऊर्जा अब इंफिनिटी होगी। अगर गतिज ऊर्जा इंफिनिटी होगी यानी कि असीमित होगी, तो ये लगातार चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। अगर कभी रुकेगा नहीं तो ब्रह्मांड का साइज सीमित कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्हीं से तो ब्रह्मांड बना है। यहां से टूट करके ये यहां तक पहुंचा। अगर ये यहीं पे स्थिर हो जाता तो ब्रह्मांड का साइज इतना हो जाता, निश्चित हो जाता। लेकिन इस पिंड की गतिज ऊर्जा इंफिनिटी। अब अगर इसकी गतिज ऊर्जा इंफिनिटी है तो ये लगातार बढ़ता रहेगा। लगातार अगर बढ़ता रहेगा तो ब्रह्मांड का साइज लगातार बढ़ता रहेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक, तो हमने एक चीज देखी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या आज वर्तमान समय में सबसे सही करने का श्रेय जाता है जॉर्ज लेमेंटेयर को, और उन्होंने अपनी जो थ्योरम दी महाविस्फोट संकल्पना, इस संकल्पना से समझाने की कोशिश करी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्लियर? हालांकि ये कोई वेल सर्टिफाइड सिद्धांत नहीं, बल्कि एक संकल्पना मात्र है। आने वाले भविष्य में हो सकता है ये गलत हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान समय में ही सबसे सही विवेचना करती है ये संकल्पना। क्लियर? आज की क्लास हमने शुरू करी। ये क्लास हमारी स्पेशली थी यूपीपीसीएस और आरओआर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपकी वैकेंसी आ गई, तो उसी के रिगार्डिंग ये भूगोल की कक्षा शुरू की गई और ये निरंतर चलती रहेगी। अधिक अगर कोई जानकारी लेनी है तो एसटी शुक्ला एजुकेट के कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रॉल हो रहा होगा उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आगे की क्लास हम कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।